हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चयन एकेडमी पर पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी ये नई पीढ़ियाँ, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई पीढ़ियाँ। मंजिल पर वही पहुँचा है जो धैर्य से काम लेता है, मंजिल पर वही पहुंचा है जो धैर्य से काम लेता है। मिटा देता है जो नाम तक के अंधियारों का, मिटा देता है जो नाम तक के अंधियारों का। सुबह का सूरज उसी के नाम होता है, सुबह का सूरज उसी के नाम होता है। दोस्तों, चलिए, आपका जो लेक्चर 5 था ये आपको मिस हो गया था, इसलिए लेक्चर 5 लाए हैं। और आपको पता है कि प्रैक्टिस आपको करना जारी रखना है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई, एडमिट कार्ड आ गए, सब कुछ आ गया। चलिए, अब आप लोग इसको, मेरी क्लास को थोड़ा लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक लोगों तक पहुंच सके और चैनल में अधिक लोग जुड़ें, ताकि आपके सर का मोटिवेशन हो और सर भी आपको हमेशा एनर्जी के साथ पढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए आज हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और इस 100 क्वेश्चन में करीबन 1000 क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आपको आंसर करना है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो गांधी जी ने किसको कहा था? तो भगवत गीता को अपनी माता बताया था इन्होंने। ठीक है, भगवत गीता को, जिसमें अर्थात श्री कृष्ण जी अपने अर्जुन पार्थ को क्या करते हैं, कुछ बताते हैं या उनको उपदेश देते हैं, उनका संलग्न क्या कहलाता है? भगवत गीता कहलाता है। ठीक है, तो इसको इन्होंने, गांधी जी ने क्या बताया था? धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। ठीक है, आंसर होगा सी, पहले का आंसर सी। दूसरा है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आप सब लोग जानते हो कि मोहम्मद गौरी ने 1994 ईस्वी में, कब किया था? 1994 ईस्वी, सॉरी 1194 ईस्वी, 1994 तो अभी आएगा। ठीक है, 1194 ईस्वी में क्या किया था? 1194 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। और किस युद्ध में? युद्ध का नाम पूछा गया है तो उस समय आपका चंदावर का युद्ध था। कौन था? चंदावर का आंसर सी होगा, अर्थात मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में। और जो आपके राजा थे जयचंद, वो कहाँ के थे? तो राजा गैड़वाल वंश के थे, कन्नौज में पड़ता है गैड़वाल वंश, उसी के शासक थे। इनको इन्होंने पराजित किया था, जैसे कि उसी समय आपका हुआ था। ठीक है, आपका किसको पराजित किया था इन्होंने? राजा जयचंद्र को। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप सब लोग जानते हैं जो जगन्नाथ मंदिर है वो आपका भुवनेश्वर के पास पड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में। आंसर बी होगा, उड़ीसा में, जिसका नाम क्या है? तो सूर्य मंदिर भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, उड़ीसा में पुरी में पड़ता है आपका, तो इसको हम लिंगराज मंदिर भी बोलते हैं या सूर्य मंदिर। कोणार्क जो आपका है वो वही है इसमें। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में है, जबकि सूर्य मंदिर जो आपका है कहाँ पर है? पुरी में है। ठीक है, और ये नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में पूछा जाती है किसकी प्रतिमा है? तो भगवान विष्णु की है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हॉन्सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हॉन्सॉन्ग जो था हर्षवर्धन के, देखो हा से हॉन्सॉन्ग, हा से हर्षवर्धन। ठीक है, तो कौन था? सम्राट हर्ष थे। और इनकी एक पुस्तक का नाम है, इनकी एक पुस्तक है कौन सी? सी यू की। कौन सी है? सी यू की। ठीक है, सी यू की पुस्तक है किनकी? हॉन्सॉन्ग द्वारा लिखी है, जिसमें आपका हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के बारे में इन्हें वर्णन किया। भारत का यात्रांत वृत्त लिखा है उस समय इनने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप सब लोग जानते हो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। और ये आपका किसने कहा था? तो ये आपके एक इतिहासकार थे, बीसेंट स्मिथ थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसी में इनको क्या बताया था? आपका नेपोलियन बताया था, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को। आंसर डी होगा 5 का। छठवां है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो मैंने सभी पढ़ाए हैं उपनिषदों में, आपको पता है कि मांडुक उपनिषद जो है, मुंडक उपनिषद, उसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। और आपको पता है ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में भी प्रयोग होता है।
ठीक है, तो आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना, अर्थात वैधानिक जो नदियाँ उनके आधुनिक नाम। देखिए, तो आपको आधुनिक नाम है उनको आपको जो पहले पूर्व में जो नाम थे वैदिक युग में और वर्तमान में उसको किस नाम से जानने लगे, तो आपको ये नाम मिलाना है। तो कुंभा का जो अभी जो प्राचीन नाम था कुंभा, वो इस समय काबुल नदी के नाम से पड़ता है, काबुल। ठीक है, और जो परुषणी है उसको रावी नदी बोलते हैं, परुषणी रावी है। और सदानीरा गंडक को बोला जाता है, और सुद्रंत जो है आपका सतलज को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी नदियों का है मिलान है, तो इसमें मिला सकते हो। ए का आपका दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का फर्स्ट और आपका फोर्थ। आंसर होगा बी नंबर। आंसर कौन सा होगा? बी होगा, 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक की जो उपाधि है सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? तो ये आपके गुरु थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें क्या कहा था कि देश नायक कहा था, जबकि महात्मा गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था? इन्हें नेताजी कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नेताजी उन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने, और रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्हें गुरु जी कहते हैं, ये अर्थात क्या थे? इनको आपके सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक बोलते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित फर्स्ट यानी सुमिलित कीजिए, तो इनको सम्मिलित करना है। तो कौन किससे संबंधित है? तो आप सब लोग जानते हो, तो महात्मा गांधी संबंधित हैं किससे? दांडी यात्रा से, सबको पता है दांडी यात्रा। ठीक है, नमक सत्याग्रह चलाया था दांडी से जब चले थे। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस जो लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका 1929 में उसकी अध्यक्षता की थी और वहीं पर झंडा फहराया था। खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, ये आपके किससे संबंधित थे? ये लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे। और वल्लभ भाई पटेल लाहौर कांग्रेस में आपके इन्होंने क्या किया था? लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की ये बारदौली सत्याग्रह में काम किया था और वहीं से इन्हें उपाधि सरदार की मिली थी महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसमें आप मिला सकते हो सभी को, और आंसर मिलाने के बाद अर्थात ए का आपका कौन सा होगा? पहला, और बी वाले का जो होगा आपका वो चौथा होगा। तो इसी प्रकार मिला लो आंसर, ए का पहला और बी का चौथा, दो डी मिल जाएगा, एक ही आ जाएगा तब भी मिला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन, फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। भारत शासन अधिनियम, आप सब लोग जानते हो भारत शासन अधिनियम 1935 सर्वाधिक फेमस है। और इसके बाद में आपको पता है नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स जो आपके स्टीफन क्रिप्स लाए थे, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आता है। अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में आता है। कब आता है? 1940 में। और बेबिल योजना 1945 में। ठीक है, तो आराम से मिला लो, ए का आपका पहला हो गया, ए का पहला, बी का आपका चौथा होगा, बी का चौथा हो गया, और आपका सी का दूसरा हो गया। तो अर्थात कौन सा बन जाएगा? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, बी वाला आंसर, 10 का बी। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हो? तो आप लोग सब जानते हो कि जहाँ पर अधिक गर्मी होती है ना, वहाँ अधिक वर्षा होगी, और अधिक वर्षा होती तो वहाँ सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो एक क्षेत्र आपका बोल सकते हैं हम इक्वेटर जोन या भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो भूमध्य आपकी 0 डिग्री पैनल रेखा है, जो आपकी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, उसके सहारे आप जाओगे, वहाँ 5 डिग्री नॉर्थ में चलोगे, 5 डिग्री साउथ में, वहाँ आपका क्या है? भूमध्य क्षेत्र बोला जाता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती, और सर्वाधिक वर्षा के कारण सर्वाधिक क्या होता है कि सर्वाधिक वहाँ पर वनस्पति सदाबहार प्रकार की होती है, सबसे बड़े बड़े वन पाए जाते हैं, और जब वन होंगे तो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वहीं पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता सर्वाधिक भी वहीं पाई जाती है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो आप सब लोग जानते हो हिमालय पर्वत जो है एक नवीनतम तथा बलित पर्वत है, और जो कैसा पर्वत है आज भी क्या हो रहा है? इसमें वृद्धि हो रही है, तो नवीनतम और बलित पर्वत। ठीक है, तो आंसर इसका डी होगा, नवीनतम तथा बलित पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो आपको ये देखना कि भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, इसका आंसर देना है। तो आपको पता है कि जिसमें आपको पीर पंचाल जो आपका है पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये भारत में है, बाकी आपकी भारत में नहीं है। ठीक है, आपकी जो ये वाली है अराकान युमा, ये म्यांमार में है। ठीक है, और आपका जो साल्ट रेंज है जो आपकी पाकिस्तान की है, और सुलेमान पर्वत आप सब लोग जानते हो ये भी क्या है? आपके पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो आंसर डी होगा 13 का। 14वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ सीमा जो है साझा करने वाले
देशों की संख्या पूछी जा रही है तो कितने राज्य करते हैं, तो आप सब लोग जानते हो लगभग 5 राज्य हैं और उनके नाम देखा जाए तो ऊपर से आप मिला सकते हो। पहले तो होगा आपका उत्तराखंड होगा, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और इसके बाद में पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 आपके राज्य हैं जो नेपाल को सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। देखो आप फिर से आपको जोड़ी बनाना है। देखो जबलपुर किस नदी के तट पर है, तो मैं बताता हूँ हमेशा जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, ये उल्टी बहती नदी। नेक्स्ट है पेरस जो है आपका, पेरस किस नदी के तट पर है, तो पेरस आपके सीन नदी के तट पर है। और लंदन किस नदी पर है, तो टेम्स नदी के तट पर है। और लाहौर रावी नदी के तट पर है। आसानी से मिला लोगे। इसके बाद इसको मिलाओगे, ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा पहले ही से मिल जाएगा, तो ये आंसर बना देना। देखिए आप कितना अच्छा से क्वेश्चन को एक्सप्लेन हो रहे हैं, इनको नोट कर लिया करो आप लोग, जो भी एक्स्ट्रा बताता हूँ, ठीक है। और क्लास को अधिक से अधिक प्लीज़ लाइक और शेयर करो ताकि आप की चैनल सर की थोड़ी आगे तक जाए और सर भी इसमें और मेहनत से काम करें इसमें। तो आप लोगों का एक कर्तव्य है कि आप सर के लिए इतना ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आप सर के लिए थोड़ा कर सकते हो कि इसको आप शेयर कर सकते हो, कम से कम 10 अपने फ्रेंडों में क्लास शेयर करो प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कहता है, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है, तो नाबार्ड जो है आप सब लोग जानते हो क्या है, नाबार्ड संक्षिप्त रूप है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, नाबार्ड जो है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये वाला आपका है रूरल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कौन सा मिल रहा है आपका, रूरल, ये आपका मिलेगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात डी वाला, ठीक। तो आपका डी वाला आंसर सही रहेगा, 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, जो वर्तमान में आपका जीएसटी परिषद जो पूछा गया है उसमें सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो वर्तमान में जो जीएसटी सदस्य हैं इसमें 33 सदस्य हैं, कितने हैं, 33। और अगर पूछा जाए जीएसटी काउंसिल्स या परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसमें जीएसटी परिषद या काउंसिल्स के अध्यक्ष जो होते हैं इसमें आपके भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो रहता है, और इसमें पूरा मंत्रिपरिषद और भी रहते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार का एक मंत्री जाता है इसमें। इस प्रकार टोटल 33 इस समय सदस्य हैं, ठीक है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट है सेज, अर्थात इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं हम, बी वाला होगा, 18 का बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो आपको पता है कि जो आपका क्रिसिल है ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कैरी है ये भी है, इकरा है ये भी है, कौन सी नहीं है इसमें से, तो इसमें से आपकी आरबीआई नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की क्रेडिट एजेंसी नहीं है, बल्कि क्या है, ये नोट और वगैरह छापने के एक संस्थान है जो भारत में नीति नियमन का कार्य करती है, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, अर्थात यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र है उसका विनिवेश मतलब यानी कि निवेश में कमी करना विनिवेश कहलाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, आप जानते हो। जिस प्रकार से मान लो रेलवे की संपत्ति 100% क्या थी, सरकारी थी, अब उसमें विनिवेश किया गया, कुछ कमी कर दी और सरकार ने अपने पैसे वापस ले लिए, कुछ प्राइवेट वालों ने उसमें लगा दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सब लोग जानते हो, बस भाषा थोड़ा सी चेंज है। तो उसमें से जब पैसे उनने निकाल लिए और निजी क्षेत्र वालों ने लगा दिए तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, अर्थात डी आंसर होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया, देखिए तो आपको पता है राजीव गांधी उस समय आपके क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और आपका 52वें संविधान संशोधन जो आपका 52वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से 1985 में क्या किया गया था, दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, और इससे संबंधित एक अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी, तो 10वें नंबर की अनुसूची जो थी दल बदल से संबंधित थी, ठीक है। तो आंसर इसका होगा बी, 21 का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां है, जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप सब लोग जानते हो जो जिला में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का दायित्व अनुच्छेद 233(1) में है, और जो किसको है, राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का दायित्व जो है तो आपका उच्चतम न्यायालय के परामर्श पर करता है, कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल,
कौन करता है? राज्यपाल। और किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के परामर्श पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, तो जिला में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ए आंसर होगा। जबकि वहाँ पर आपको पूछा जाए तो वहाँ पर आपका प्रधानमंत्री करता है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहा। तो आपको पता है या तो 2 महीने या 60 दिन बिना बताए यदि वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, आंसर इसमें होगा बी वाला, 23 का आंसर बी होगा। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद जो आर्टिकल आपका 101(4) में इसका वर्णन है, 101(4) में इसका वर्णन है। ठीक है, इसके 60 दिनों वाला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार में बताया गया। तो आप सब लोग जानते हैं मौलिक अधिकार जो थे हमें 7 प्रकार के दिए गए थे, जिनमें से अब 6 बचे। संपत्ति का मौलिक अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया 300 अनुच्छेद में। ठीक है, तो इसमें 300A में बना दिया है। इसके तहत आपको मौलिक अधिकार मिले हैं किसमें? अनुच्छेद 19 में। और इसी में आपको अनुच्छेद किसका दिया गया है? इंटरनेट का और सूचना का। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आपको पता है ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायती राज व्यवस्था का जो निगमन होता है आपका 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से होता है। और ये उस समय यानी कि सन पूछा जाता है बार बार, तो 73वां संविधान संशोधन जो लाया गया था वो कब लाया गया था? तो 1993 में लाया गया था, ध्यान रखना 93 में। ठीक है, 74वां नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन का पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। इसमें देख लो डी आंसर रहेगा। ठीक है, साइंस वाले आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है, सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्डर जो होता है, सोल्डर 2 चीज़ से बना होता है। इसमें एक आपका क्या रहता है? शीशा, और दूसरा टिन। क्या क्या रहता है? एक तो आपका शीशा रहता है जिसको पीवी बोलते हैं हम। ठीक है, और दूसरा आपका टिन होता है, टिन। अब इनका परसेंटेज पूछा जाए तो शीशा का परसेंटेज 67 होता है और टिन का होता है 33, ध्यान रखना। और टिन, और इसका यूज कहाँ होता है? तो हम एग्जाम्पल दें, बड़ा आसान एग्जाम्पल है। जब आप किसी मतलब यानी कि रेडियो या टीवी में जो टाँका लगाते हैं, उस टाँके में जो धातु लगती है वही आपका सोल्डर है। ठीक है, तो इसमें शीशा और टिन। ठीक है, तो शीशा और टिन का इसमें क्या होता है? उपयोग होता है। तो आराम से आप कर सकते हो क्या? टिन और शीशा। आंसर आपका डी वाला रहेगा, 27 का डी। नेक्स्ट है, स्तंभ को फर्स्ट से सेकंड से मिलाना है। देखिए आपको पता है सिरका, सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और इसके बाद संतरा होता है, संतरा में क्या होता है? तो संतरा में आपका होता है साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सिरका में आपका हो गया एसिटिक एसिड, और इसके बाद संतरा में हो गया साइट्रिक एसिड, और इमली में टार्ट्रिक एसिड, और दूध में लैक्टिक एसिड। आंसर मिला लेना इसका। ठीक है, अर्थात पहले का हो जाएगा आपका कौन सा? पहले का सिरका का जो है आपका एसिटिक अम्ल है या एसिटिक एसिड है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला। तो इस प्रकार आप मिला लेना। ऊपर जाके 28 का मिलान करोगे तो यहाँ से आप मिलाओगे, क्या होगा कि इसमें पहले का आपका तीसरा था, है ना? पहले का तीसरा था, यहाँ देखो अभी हमने बताया था पहले का तीसरा, और दूसरे का चौथा था, चौथा फिर आपका पहला था। ठीक है, चौथा यहाँ था पहला, फिर इसके बाद पहले का तीसरा था, दूसरे का चौथा था, फिर आपका तीसरे का पहला था। तो यहाँ आपका आंसर कौन सा मिलेगा? पहला, ये वाला मिल जाएगा, ए नंबर। आंसर ये होगा। नेक्स्ट है आपका, एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वादंत होते हैं? मतलब एक जो आपका यंग मैन होता है उसमें श्वादंतों की संख्या पूछी गई, अर्थात कैनायन पूछे गए, जिनको रदनक भी बोलते हैं। और इनकी संख्या जो होती है कितनी है? तो संख्या पूछी गई, इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। आंसर देना है 4, वयस्क में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसको सेल का? आपको पता है क्योंकि ये आपके स्वादंत या इनको इंसीजर बोलते हैं, इनकी 4 होती, बाद में ये और निकल आते हैं जिसको अकलदान भी कुछ बोलने लगते हैं बाद में, विजडम टीथ वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन है, माइटो जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा पावर प्लांट, यानी कि पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो आप सब लोग जानते हो कि कोशिका का पावर प्लांट या सेल का पावर प्लांट किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को।
क्योंकि ये पावर क्रिएट करता है, अर्थात यहाँ एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है। किसके रूप में? एटीपी। ठीक है, एटीपी के रूप में। एटीपी एक ऊर्जा का सिक्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 से विभाजित है? आप लोग क्या करोगे, 2, 5 और 10 का क्या लेना है? आपको लघुत्तम लेना है, और लघुत्तम के बाद जो संख्या बन जाएगी वही आपको इसमें से सबसे बड़ी, आपने यानी कौन सी संख्या इतने से विभाजित, इसका आप भाग दे देना सबसे बड़ी संख्या में जिससे कट रहा होगा, इसका लघुत्तम है उसके बराबर होगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर सी वाला आपका बन जाएगा। ठीक है, सी। वैसे भी आप लगा सकते हो, जब 10 लिखा है तो 10 का आपका लघुत्तम में 0 आएगी और 0 1 में है नहीं, यही कटेगी, तो सी आंसर वैसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाता है और भिन्न के हर को 150 तब बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 2 आपकी क्या हो जाती? इतनी हो जाती। आप इसी तरीके से लगा सकते थे, 200 बढ़ा रहे, मान लो 100 हो हर चीज़, 200 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 300 हो गई। और यहाँ आपकी 100 थी, 150 और बढ़ गई है तो कितनी हो गई? 250 हो गई। और जब ये बढ़ने के बाद हो कितनी जाती है, तो आपकी 9/35 हो जाती। कितनी हो जाती? 9/35। आप इनको काट सकते हो, 25 है, 5 25 और आपके 5 का 30। यहाँ काटोगे 5 7 35, 7 ये बचा, और 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो ये आपका हो गया। इसके बाद 7 दूनी 14, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3/14 आंसर होगा। 3/14 ये आंसर लगा देना आपको, 3/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इतने 5 3 रूट है, ये आपका सबको लेना है, तो x का मान क्या करना है? तो आपको पता है, देखो x का मान निकालना है इसमें, तो x का मान कितना निकलेगा? तो आपका इसका मान ना कोई एक संख्या मान लेना, दोनों को आप इक्वेशन बना के जब रखोगे तो इसका मान जो निकलेगा आपका, तो x का मान 8 निकलेगा। ध्यान रखना x का मान 8, क्योंकि ये आपका 169 13 का स्क्वायर होता है, और 13 का स्क्वायर जब होगा 13 13 बराबर होगा, तो a बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा, और 2 को रखोगे संतुष्ट करोगे तब आप क्या होगा? इसका मान आपका 8 निकल आएगा। बी। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं, 40% लड़कों और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल विद्यार्थियों में से फेल हुए, तो आपको पता है कि फेल कितने हो रहे हैं? तो लड़कों में 60% फेल हो रहे हैं, तो इसका आप 60% जब लोगे 40 का, यानी कि 800 का 60% कितना हो जाएगा? 2 कट जाएंगी 0। इसके बाद आपका 60% है, तो 8 छंग 48, 480 ये हो गए। और इसके बाद ये लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी बच रही हैं? तो 600 है, उसमें से 40% लेना है, काट दो, 6 चौको 24, 240 लड़कियां बच रही हैं। अब पूछ कर रहा है, तो फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत, परीक्षा में उत्तीर्ण की कुल विद्यार्थियों में से फेल हुई विद्यार्थियों की संख्या दोनों आप ऐड करोगे, और बटे में कितना रखना है? 8 से 1400 रखोगे इंटू 100, आंसर निकल आएगा। और आंसर निकलेगा कितना? ठीक है, तो 34 का आंसर जो निकलेगा आपका कितना निकलेगा? आपका ये आंसर निकलेगा 51.43। ठीक है, क्या निकलेगा? 43, 51.43, डी वाला। 34 का डी है। 35वां क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत भार इतना किलोग्राम और सी का भार ए से 10 किलोग्राम और बी से 5 किलोग्राम अधिक है, यदि डी बराबर इतना। देखो वेरी सिंपल है, पहले इन तीनों का गुणांक करोगे, 55 या कितना हो जाएगा? 55 का गुणा करोगे इसमें 3 में, तो उसकी वैल्यू निकलेगी। इसके बाद यहाँ मान रखोगी, इसका 5 इससे ज़्यादा और इसका 10 ज़्यादा, तभी रखोगे तो निकल आएगा। आंसर कितना निकलेगा आपका? 61 किलो। कितना? 61 किलो, ये आंसर होगा 35 का। आप लोग आंसर के कमेंट्स ज़रूर भेजा करो, ठीक है, और इसको शेयर भी करते जाइए सब लोग, ताकि लगा सकें। नेक्स्ट है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हिंदी का क्वेश्चन है, जो अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे? तो अनुचित बात के लिए जो कर रहा है आग्रह, तो उसको दुराग्राही बोलते हैं, क्योंकि अनुचित है तो दुराग्राही। ठीक है, आंसर सी होगा। 36 का आंसर सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, निम्न इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। ठीक है, विलोम है तो दक्षिण का वाम होता, सही बात है। और इसके बाद विधि का निषेध होता है, ये भी सही है। ठीक है, और इसके बाद बर्बर का शब्द होता है, जबकि उधम का निर्धम नहीं होता है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है? गलत, बी वाला। नेक्स्ट है आपका, कलेजे पर सांस लौटना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात कलेजे पर जब सांस लौटना के, तो इसका मतलब है कलेजे पर सांप लौटने का मतलब है ईर्ष्या से जल उठना।
ठीक है, क्या है, एकदम से ईर्ष्या हुई और आप जल उठे किसी को देख के, तो कलेजे पर सांप लौटना उसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आप सब लोग जानते हो बिसिक मतलब यानी सिख, जिसके सिख पर यानी बिसिक हो तो उसको बोलते हैं हम क्या, बाण, बाण को बोलते हैं बिसिक। ठीक है, ये उसी का पर्यायवाची बाण का बी। ठीक है, सरोवर तालाब का है ना, ये सब लोग आप लोग जानते हो कि सरोवर तालाब का होता है। ठीक, और बिसिक जो है बाण का है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो मनयोग को पहले आप विस्तारित करोगे तो मना धन योग, क्या करोगे, मना धन योग, आप तुरंत विच्छेद कर लिया करो, है ना, मना धन योग क्या होगा, मना धन योग। तो आपको पता है यहाँ विसर्ग लग रहा है तो विसर्ग संधि आराम से निकाल लोगे, सी वाला। ठीक है, 40 का सी। आप देखिए ये आपका पैराग्राफ है, बड़ा ही अच्छा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ना। क्या लिखा है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट, ग्रेजुएट फ्रॉम, देखो कहाँ से ग्रेजुएट किए थे इनने, सेंट बैरियस कॉलेज कलकत्ता, सेंट बैरियस कॉलेज कलकत्ता से किया था। ही देन ऑब्टेंस ट्राईपोस्ट ऑफ कम्ब्राइट, आपकी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ज्वाइनेड द, अब देखो इसमें क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया, देख लेना आप लोग, इसको भी पढ़ लेना पूरा। इसमें आचार्य जगदीश चंद्र बोस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट, ग्रेजुएट फ्रॉम विच कॉलेज, किस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था? तो ये देखिए ये लिखा है आपका सेंट बैरियस कॉलेज, कहाँ से जी, आपका है, इसमें आप आराम से लगा सकते हो, इसमें क्या है, सेंट बैरियस कॉलेज ऑफ कोलकाता। ठीक है, वहाँ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश चंद्र बोस मेड रिमार्केबल contributions of the science of botany by providing with the help of a instrument of his one invention that tree and plants have not only life। इन्होंने क्या है अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से क्या बताया इन्होंने कि अर्थात जी सिर्फ प्लांटों में जीवन ही नहीं बल्कि उनके बारे में और भी बताया है। ठीक है, फील प्लेजर्स, तो इसमें क्या किया इन्होंने, आपका फील करवाया, क्या है, फील प्लेजर्स एंड पेन एज बी डन, उनको दर्द भी होता है। ठीक है, और फील भी करवाया इन्होंने ये बात। ठीक है, कि बल्कि यानी कि हमारे समान दुख एवं अनुभूति भी प्लांट को होती है, ये भी बताया इन्होंने। 42वां का डी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में ए ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स इन गिवन फाइंड द करेक्टली इनकरेक्टली। अब इसमें देखिए आपको वर्ड करेक्ट और इनकरेक्ट को निकालना है। तो 43 में आपका न्यूस्टिंग, देखिए इसमें क्या है, जो आपका करेक्ट और इनकरेक्ट निकालना है। तो आपका करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट है एब्रेंस, ABERRANC। ठीक है, एब्रेंस हो गया, एब्रेंस का मतलब होता है उत्क्रमण, है ना, एब्रेंस, ये आपका सही है। और जबकि नेस्टिंग है तो नेस्टिंग आपका गलत है, इसकी होती NAUSE, है ना, तो इसका आपका गलत है, घृणा होती है नेस्टिंग मतलब। और मेडिटेशन मतलब होती है आपकी कि विचार होता है या तपस्या बोलते हैं हम। तो मेडिटेशन की स्पेलिंग आपकी इसमें क्या गलती कर रहे हैं, ME होती है मेडिटेशन में, ए नहीं होता है। ठीक है, और डेलीब्रेट में क्या होता है, DELIBE होता है। ठीक है, डेलीब्रेट मतलब होता है विचार करना। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर नंबर ए सही होगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द चिल्ड्रन, देखो इसमें क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। देखो इसको बदलना है। ठीक है, ये आपका क्या है कि एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखोगे ये सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, देख सकते हो आप लोग। द चिल्ड्रंस संग्स द नेशनल एंथम्स विच ग्रेट एंथोनिज्म। ठीक है, तो इसका आपका पता चल रहा है कि आपका किस में है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है और इसको कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, किस में करोगे, पैसिव वॉइस में करोगे। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद जब इसको कन्वर्ट करोगे तो इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बाज लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर अदर वर्ड होगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, पहले सब्जेक्ट
ठीक है। तो इसमें आपका पहले सब्जेक्ट द नेशनल एंथम्स, जो राष्ट्रीय आपके सॉन्ग है, क्या बाज संग्स विद ग्रेट इंथोनिज्म बाय द चिल्ड्रन, सी वाला आंसर होगा। ठीक, 44 का सी। 45वां क्वेश्चन है क्रिएट कार्ड्स आर रिप्लेस्ड केस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जो आपका है जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बताया गया है। तो ये भी आपका किस में है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को है उसमें बदलोगे किस में, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास आपकी पैसिव वॉइस में बदलना है। तब क्या करोगे आप, सब्जेक्ट को इसके बाद ए आपको आर लगाना है, बीइंग्स लगाना है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर लगाना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, इसमें आपका आंसर नंबर ए ही बन जाएगा, कैश ट्रांजैक्शंस आर बीइंग्स रिप्लेस्ड बाय क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आंसर ए होगा। 45 का आंसर ए है। 46वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 46वां क्वेश्चन, कि इनको आपको सीक्वेंस में मिलाना है। किस प्रकार से, कि सबसे पहले तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया, इसको आप 1 मार्क दोगे, जो कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, इसको 2 मार्क करोगे। फिर इसके बाद मुंबई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, 3 मार्क करोगे। इसके बाद फिर महाराष्ट्र कहाँ है, तो भारत में, 4 मार्क करोगे। तो ठीक है, इसके बाद भारत कहाँ है, तो भारत एशिया में, इसको 5 दोगे। ठीक है, और इसके बाद एशिया कहाँ है, तो दुनिया में, इसको 6 हो गए। अर्थात पहले को सबसे लास्ट में रखना है, तो ये कट जाएगा। इसके बाद 3 3, ठीक है, 2 2 कॉमन है। इसके बाद में 2 हो गया, फिर किसको रखोगे आप, ये आपका 5वां वाले को। ठीक है, 5वां वाले को रखोगे तो 3 आएगा। ठीक, यहाँ आपको देखना है कि 5वां वाला कौन सा है, तो 3, ये वाला आपका आंसर कौन सा बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें बन जाएगा आपका ए नंबर वाला। ठीक है, ए। क्वेश्चन है डी सी का पुत्र है, वेरी सिंपल है। डी जो है पुत्र है किसका, डी पुत्र है सी का पुत्र, और ई का भाई है, जे ई का भाई भी है। ठीक है, तो इसको प्लस कर दो, ई का भाई है, डी सी का पुत्र है और ई का भाई है, मतलब ई का भाई है तो ये भाई होगा, इसका अभी डी नोट नहीं है, जो डेंजर पता नहीं है ई का। ठीक है, भाई है और ई का भाई है। ई एफ की भतीजी है, ई जो है एफ की भतीजी, तो एफ और ऊपर हो जाएगा, एफ की भतीजी है, नाइस। बी सी की बहन है, जो बी है वो आपकी सी की बहन है, इसकी बहन कौन है, बी है, बहन है। और ए की आंटी है, बी सी की बहन और ए की आंटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए की हम आंटी बना देंगे, आंटी मतलब बुआ भी हो सकती, कुछ भी। बी के पिता के 2 बच्चे हैं, अर्थात जो बी है उसके पिता के 2 बच्चे, इसके पिता जो हो रहे होंगे उनको मात्र 2 ही बच्चे हैं, अर्थात एक पुत्र एक तो ये स्वयं हो गई, एक इसका भाई हो गया सी वाला। ठीक है, पुत्री है। यदि ए एफ का पुत्र है, जो ए है जो एफ का पुत्र है, इसके साथ संबंध दिखा दो, इसका पुत्र है, तो सी का एफ से क्या संबंध, सी कौन है, ए एफ का, सी एफ का कौन है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें आंसर क्या मिल जाएगा, तो इसमें आंसर मिलेगा आपका कि ये आपका भाभी होगी, है ना। ये कह रहा है ए एफ का पुत्र है तो सी का एफ से क्या संबंध है, सी कौन है एफ की, ठीक, एफ की ये आपको पता है, तो ये इसकी क्या हो गई, आपकी भाभी होगी, बी वाला। ठीक है, 47 का आंसर आपका कौन सा आएगा, बी वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन। देखिए यहाँ साल आपकी 1 है, दिक्कत आपकी कहाँ पर है, जनवरी से दिसंबर तक जाना है, तो जनवरी 1 निकल गई, बचे 30 दिन, 30 28 कट जाएंगे, बचे 2, जनवरी में 2 बचे, फरवरी आपकी 18 है तो यानी कि 0 होंगे, 28 कट जाएंगे, तो 2 बचे जनवरी के, फरवरी के 1 भी नहीं, मार्च के आपके 3 बचेंगे, और इसके बाद मार्च अप्रैल के फिर से 2 बचेंगे, तो 3 2 5 2 7 ये कट जाएंगे। इस प्रकार आप काटते जाना, और लास्ट में आपका क्या बचेगा, लास्ट में आप जब जाओगे तो इसमें आपको जो 31 दिसंबर है वहाँ 0 ही नज़र आएगी, और 0 बराबर सोमवार ही आएगा। ठीक है, आंसर सोमवार होगा, बी। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना, ये आराम से मिला लेना है इनको, यानी कि कौन किसके बराबर। देखिए इसमें 4 और 4 कॉमन है तो 2 अक्षर कॉमन होंगे, इज कॉमन है, इज इसका कॉमन है, तो 4 बराबर तो इज हो गया। पूछा क्या है, तो 4 तो आंसर होगा नहीं, पूछा है बेड, बेड की स्पेलिंग पूछी। अब देखिए यहाँ कॉमन और देख लो किसका किस में मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपका
देखिए यहाँ पर आपका 4 4 तो सब में कॉमन था। अब दूसरी संख्या आप कॉमन मिला लो, कहाँ मिल रही है, 8 8 मिल रही है इसमें। तो 8 8 का मतलब क्या है, यहाँ पर गुड लिखा है, यहाँ पर भी गुड है, तो 8 बराबर क्या होगा, गुड, तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद में अब बचा क्या है, 2 और 1, ठीक है। तो 2 और 1 आपका दिख रहा है, दोनों आपके कॉमन नहीं है, ठीक है, 2 और 1। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, 29 का आंसर जो रहेगा उसमें आंसर 1 रहेगा कि 1 बराबर क्या होगा, आपका आंसर 1 बराबर जी आ रहा है आपका बेड, ठीक है, बेड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन है कुछ बर्तन दिए हैं। बर्तन जो हैं आपके क्या हैं, कुछ क्या हैं, दिए हैं, सभी दिए पेड़ हैं, ये आपका पेड़ हो गया। कोई पेड़ शाखा नहीं, तो शाखा हम अलग कर लेंगे, ठीक है, शाखा अलग हो गई। कुछ बर्तन शाखाएं हैं, अभी पता नहीं। कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ पेड़ दिए हैं, हाँ ये सही है दूसरा वाला। कुछ शाखाएं दिए हैं, ये भी पता नहीं। तो निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, निष्कर्ष ओनली सेकंड निकल रहा है, आंसर सी होगा, 50 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। देखिए आपको अभी हाल ही में रिपोर्ट आपकी आई है, ठीक है, तो जो आपकी रिपोर्ट आई स्वतंत्रता की, फ्रीडमता की, उसमें भारत का स्थान इस बार पूछा गया है, ठीक है, कि 2021 में कितवें स्थान पर है। तो 2021 में भारत का स्थान 142वां है। कौन सा है, 142वां। जब से इसके पूर्व अगर जो था पिछली साल, तो वो आपका था 138वां नंबर, इस समय और घट गया है 152। और पूछा जाए पहले नंबर पर कौन है, तो आपका सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे है। क्या है, नॉर्वे, नंबर 1 पर नॉर्वे है। फिर आपका नंबर 2 पर फिनलैंड है, ठीक है, तो ध्यान रखना इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, मार्च 2021 में संपन्न रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2021 का खिताब किसने जीता। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 का खिताब जीता था ये किसने, इंडिया लीजेंड ने जीता था। और किसको, श्रीलंका लीजेंड को हराकर, इंडिया लीजेंड ने श्रीलंका लीजेंड को हराकर जीता था। आंसर बी आपका ये होगा 52 का। 53वां है, 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 30वां जो बिहारी पुरस्कार है, बिहारी पूछा गया है ना, बिहारी पुरस्कार 30 का आपका है, वो किसको मिला है, मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है। किनको मिला, मोहन कृष्ण बोहरा, ठीक है, को प्रदान किया गया है। और उनने एक कीर्ति लिखी थी तस्मीना, आपकी तस्लीमा, ठीक है, तस्लीमा करके है, उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में विगत 93वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। तो ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो इस बार मिला है आपका, किसको मिला है, तो ये आपकी नोमैडलैंड जो आपकी मूवी है, अमेरिका की है, उसी को ये दिया गया है, ठीक है, नोमैडलैंड को ये दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, मई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस वेरिएंट का नाम क्या है, B.1.617.2 का क्या नाम है। देखिए जो आपका दूसरा वाला है उसका पूछा गया है, तो दूसरा वाले का नाम क्या है, तो दूसरा वाले का नाम जो रखा गया है, क्या रखा गया है, डेल्टा रखा गया है, डेल्टा। जबकि पहला वाला था जो आपका, जिसका नाम था B.1.7.1 और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कप्पा। क्या था, कप्पा था उसका नाम, ठीक है। तो आपका 55 का आंसर बी होगा, 55 नंबर का आंसर क्या था, बी। और जबकि पहले का पूछे तो कप्पा। तीसरी लहर में क्या रखा जाता वो आगे बताएंगे। नेक्स्ट है, जून 2021 में भारत के महान एथलीट्स मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको पता है मिल्खा सिंह हाल ही में उनका निधन हुआ था, और अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा इन्हें बहुत अपने गुरु मानते थे, वो मिस भी कर रहे थे, है ना। तो इसलिए तुम ध्यान में रखना, इन्हें जो यानी कि मिल्खा सिंह थे उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनको पद्मश्री मिला कब था, तो इनको यानी कि जो पद्मश्री दिया गया था, निधन हुआ है इनका, ठीक, तो इनको पद्मश्री 1960 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1960 में, हैं, इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। एशियाई में ने एथलेटिक्स में आपको पता है रेसलर थे, ठीक है, इन पर मूवी भी बनी है। नेक्स्ट है, मई 2021 में किस उर्वरक कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला
यूरिया लिक्विड पेश किया, तो अभी हाल ही में आपको पता है इफ़को ने किया है, इफ़को। और इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को। क्या बोलते हैं इसको? हम इफ़को बोलते हैं, ठीक है, इफ़को, ठीक है, इफ़को इसी का नाम होता है, ठीक है, इफ़को। तो ये आपकी क्या है? इसी ने किया। और नैनो यूरिया क्या है कि अर्थात कम भाव में और आपका नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और आपको ज़्यादा बोझ ना उठाना पड़े और सस्ता भी पड़े। ये अर्थात जो अभी आती है यूरिया उससे करीबन 10 से 15% सस्ती भी है और इसमें सहज भी है, ठीक है। नेक्स्ट है मैत्री सेतु किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो आप सब लोग जानते हो मैत्री शब्द ज़्यादातर बांग्लादेश के लाने लगी है और बांग्लादेश से हमारी नदी जुड़ती है फैनी नदी, ठीक है। तो फैनी नदी पर मैत्री सेतु बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, दिसंबर 2020 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल करने हेतु मंजूरी नहीं प्रदान की? तो आपको पता है हाल ही में खेलो इंडिया में कई चीज़ें आपकी जुड़ रही थी, इनमें से एक चीज़ को इन्होंने हटा दिया जिसको मंजूरी नहीं मिली है, ठीक है। किसको नहीं मिली है? तो हाल ही में जो मंत्रालय है उन्होंने जो है किसको नहीं दी, यानी कि 4 चीज़ों को तो दी थी इनने। एक गलता था, कलारी अप्पू थांगला था, एक मलखम्ब था, ठीक है, को मंजूरी मिली थी, प्रदान की थी। कलारी अप्पू की उत्पत्ति केरल में, ठीक है। इसमें आपका जो पूछ रहा है किसको नहीं दी थी, तो इसमें आपके थांगला, ठीक है, थांगला है जो, उसको नहीं दी गई, ये मणिपुर का है, डी वाला। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो थोबल बहुउद्देशीय परियोजना जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है, ये आपकी मणिपुर राज्य में है। और कौन सी नदी पर है? तो थोबल नदी है जो आपकी यानी कि वहीं बहती है। परियोजना जो है मणिपुर में थोबल नदी पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी बिलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो द लेडी बिलिंगटन पार्क के रूप में किसे जाना था? तो ये आपका लोधी गार्डन को जाना जाता था, ये दक्षिणी दिल्ली में स्थित है लोधी गार्डन, ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अभिज्ञान शकुंतलम एक है, तो आप सबको पता है अभिज्ञान शकुंतलम जो है एक नाटक था, इसको इंग्लिश में ड्रामा बोलते हैं। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम जी कालिदास की रचना है, नाटक है। और इसमें आपके राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ड्रामा नाटक। नेक्स्ट है आपका 63 राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जिसको नीरी बोलते हैं हम, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है जो नीरी है वो स्थित कहाँ पर, ये पूछा जा रहा है। तो नीरी जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका कहाँ? नागपुर में, नागपुर में है। और इसका जो स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है, नागपुर 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, क्या कह रहा है 64, निम्न में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो उपन्यास यानी कि जो आपके लेखक संबंधित है ये आपका कौन सा है? तो आपका बुकर पुरस्कार है जो आपको उपन्यास के संबंध दिया जाता है और यूके सरकार देती है, यूनाइटेड किंगडम। और कब से? 1969 से दिया जा रहा है। ये कौन सा? आपका बुकर पुरस्कार। जबकि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में मिलता है और भारत रत्न तो आप जानते हो कई खेलों में मिलता है, ठीक है। तो आंसर बी होगा 64 का। नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? तो आपको पता है 2 अक्टूबर और आपको आपका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म हुआ था, तभी इसी को परिप्रेक्ष्य में उन्हीं के लिए आपकी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, इसने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय जो आपका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इसमें ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, मापुतो किस देश की राजधानी है? तो मापुतो जो राजधानी है मोजाम्बिक की राजधानी है। कहाँ की? मोजाम्बिक की राजधानी है, ठीक है, मोजाम्बिक, ये अफ्रीका का एक देश है मोजाम्बिक, ठीक है। हाँ, और अंगोला की राजधानी अगर पूछा जाए तो लुआंडा है और सेल्सिस की राजधानी तो विक्टोरिया है, ठीक है, सेल्सिस की विक्टोरिया है। और आपकी घाना है, घाना की राजधानी होती है अक्रा, घाना की अक्रा। नेक्स्ट है लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? आप सब लोग जानते हो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प का
लैंप कहा जाता है, और इन्होंने आपके जो विश्व युद्ध चल रहा था उस समय मरीजों की काफ़ी सेवा की थी, जो घायल लोग होते थे सैनिक उनकी। ठीक है, तो ये आपका है आंसर डी वाला होगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये किसने कहा था? तो मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है मनुष्य के लिए अफीम के समान है। जैसे अफीम का नशा होता है वैसे ही धर्म का नशा है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 होती है। कितनी होती है? मिनिमम कम से कम कितने होते हैं? 60। ए होगा 9 का आंसर आपका कौन सा होगा? ए वाला। 69 का आंसर आपका ए है, 60 आंसर। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती, लेकिन 2 इसके अपवाद हैं जहाँ 40-40 पाई जाती है, और अधिक से अधिक 500 से अधिक नहीं हो सकती, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, सबसे अधिक यूपी में है। नेक्स्ट है, श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति थी चंद्रिका कुमार तुंगा। चंद्रिका कुमार तुंगा पहली राष्ट्रपति थी श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हिंदी का पैराग्राफ है, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता से मनुष्य की बुद्धि का अपूर्ण विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया था। ठीक है, ऐसे ही इसको पूरा पढ़ना है पैराग्राफ को। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ना है, हिंदी का क्वेश्चन है। और अब इसके बाद देखो, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है, इसका निष्कर्ष निकालना जब आप पढ़ोगे तो मूल कथन इसका निकल के आएगा, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर डी होगा, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए। ठीक है, आप 50 आपका 72 क्वेश्चन नंबर है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? मतलब यानी कि इसकी प्रेरणा जो है किसने दी थी? तो सबसे पहले आपको पता है कि द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका ने पहले प्रयोग किया था, कहाँ? जापान को पराजित कर। ठीक है, तो आधुनिक शस्त्र बनाने की प्रेरणा हमें यहीं से मिलती है। कहाँ से? जापान पर गिराए गए अणुबम ने आधुनिक शस्त्रों को पढ़ने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, तो अमेरिका की जीत ने दी थी। आंसर बी होगा। ठीक है, अमेरिका में जीत हुई इसी कारण से, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? ठीक है, तो प्रथम अनुभव कैसे हुआ कि आपके अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा, अमेरिका की विजय। आंसर होगा अमेरिका की विजय, है ना। जापान की अजय शक्ति का पराजय से हुआ। ठीक है, जापान में हुई भयंकर विनाश, जापान की अजय शक्ति की पराजय। हाँ जी, ये अजय था और फिर भी इसकी पराजय हो गई थी। ठीक है, जीत रहा था फिर भी हार गया था, बी। नेक्स्ट है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? आपको पता है प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो भी बना रहे हैं, तो बड़े बड़े देश आपस में क्या कर रहे हैं? आपकी शस्त्रास्त्र परस्पर भय के कारण बना रहे हैं। कैसे? आपस में भय के कारण बना रहे हैं, पारस्परिक भय, कहीं वो चला दें हमारे पास नहीं होगा तो हम नहीं चला पाएंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि, आपको पता है क्यों होते हैं? क्योंकि आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी इसलिए होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है कम ही समय में। ठीक है, तो आंसर बी होगा, 75 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 यहाँ देखो फिर से पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ना। कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है कि अपनी बात कहने का तरीका। सही बात है, आप कितनी ही ज़रूरी बात क्यों ना करें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या है? सही है, किसी के कहे को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। आप लोग मेरी बातों को कम सुनते हो, अवॉइड कर देते हो और क्लास को शेयर नहीं करते हो, है ना। तो ऐसा ना करें प्लीज़, शेयर ज़रूर करें इसको। और इसमें देखिए क्या लिखा है कि इसमें लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाज़ों का प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं। सवाल का जवाब देना, बिल्कुल नहीं। जो कुछ कहा जा रहा है, बात कहने का तरीका, बिल्कुल सही है। बात कहने का ढंग आना चाहिए आपको, ठीक है, जब भी आपको लोग सुनते हैं, है ना। तो क्वेश्चन का 76 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, संवाद तभी सार्थक होता है जब, 77 है, संवाद तभी सार्थक होता है जब कहने सुनने वाले सक्रिय हों। सही बात है, जब कहने वाला भी सक्रिय हो और सुनने वाला भी। आंसर डी होगा, 77 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78
8 क्वेश्चन कह रहा है खामोशी ही बोलने लगती है। सही बात है, हम वैसे क्लास पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे पीछे बात कर रहे होते हैं, तो जब क्या होते हैं वो आपस में सब आगे वाले बच्चे सब शांत हो जाएंगे तो पीछे वाले पता नहीं एकदम से चित्त आएगा और अपने आप शांत हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, खामोशी ही बोलने लगी वहाँ पर। ठीक है, उनने ही बता दिया कि सब शांत हैं, तुम भी शांत हो जाओ। तो इसमें आंसर क्या होगा, अर्थात इसके अनुसार जो है लेखांश पढ़ोगे तो खामोशी ही बोलने लगती है से अपर्याय क्या होगा, कुछ बच्चे धीरे धीरे ही बोलना बंद कर देंगे। क्या करेंगे, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को भी पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना चाहिए। आंसर सी होगा। ठीक है, 78 का सी। नेक्स्ट है लेखिका के अनुसार। लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। बच्चों को शांत करने के लिए संगीत का ही प्रयोग करना चाहिए। भाई यहाँ आपको गज़ल, शायरी, शेर है ना, ये सब सुना है, तब तो आप और हंसोगे और भी आप, हाँ ये तो हो। नेक्स्ट है बच्चे बहुत शोर करते हैं, बच्चे बहुत बोलते हैं। ये कुछ नहीं होगा, एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है और मैं अपने सारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। अब जो लोग क्लास में आते हैं उन्हें तो जानता ही हूँ, कुछ लोग यहाँ यूट्यूब से भी हम जानने लगे हैं जो कमेंट्स करते हैं और बार बार मेरे इस पे पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन, और जब मैं नहीं डालता एसटी तो मुझे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, इसके लिए थैंक्स, और उनसे मैं चाहूँगा कि आप इसी प्रकार एक्टिव बने रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, ध्यान है आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, लेखिका के अनुसार संगीत स्वरों को कौन बच्चा सुन पाता है। तो आपको पता है जो पास में या आगे या एक्टिव रहते हैं वो सब बच्चे क्या हैं, आपके संगीत स्वरों को सुनेगा या वाक्यों को सुनेगा या आपकी विद्या को धारण करेगा। इसमें वही सुन पाते हैं संगीत स्वरों को, वही बच्चे सुन सकते हैं जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, जहाँ बजा रही हैं मैडम वहीं खड़े हैं। ठीक है, पियानो के पास वाले। ठीक है, बी वाला आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए। देखिए आप इतना ध्यान देना, पहले सबको ऐड कर लेना है, उसमें कितने हैं आपको 10 का भाग देना है, जो निकला उसका कंपैरिजन करना, उससे ज़्यादा किस किस में है और काउंट कर लेना है। जब काउंट करोगे तो उससे ज़्यादा आपको कितनी जगह 5 पारियों में मिलेगी, आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्या कह रहा है, पारी फर्स्ट में बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। तो फर्स्ट का लिख लो बटे 5 का लिख लो इंटू 100 कर दो, आंसर निकल आएगा। कितना निकलेगा आंसर, तो आपका आंसर निकलेगा 108 बटे 78 गुणित 100 करोगे 138.46। ठीक है, कितना निकलेगा 46, बी वाला आंसर। नेक्स्ट है प्रति पारी औसत रन कितने हैं, तो आपको अभी वो निकाले थे औसत एवरेज, वही आपका आंसर हो गया, ध्यान रखना। तो आंसर अभी क्या हो गया, सबको जोड़ के 10 का भाग किया था तो ये हो गया 82.5, बी आंसर। नेक्स्ट है पहली 5 पारियों के रनों को जोड़ा जाता है तथा उस संख्या को S1 कहा जाता है। आखिरी 5 पारियों के रनों को जोड़ा जाता है तथा उस संख्या को S2 कहा जाता है। S2 माइनस S1 क्या होगा, देखिए 2 बनाना है, पहले 5 को जोड़ो फिर 5 को जोड़ लो, दोनों में से S2 में से S1 घटा दो, इसके बाद में जो बचा है उसके आपके आंसर पूछ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, जब घटाने के बाद आंसर होगा 71, डी आपका आंसर रहेगा। 84 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, पारी 2 में बनाए गए रन पारी 3 में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। तो 2 में आपको पता है 65 बनाए गए, 3 में 13, तो 65 बटे 13 इंटू 100 करोगे तो लगभग 500% निकल के आएगा। सी आंसर कितना आएगा, सी। 85 का सी है। देखिए 15-20 क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं, एक टॉपिक ही पढ़ना है आपको, और मैंने आपको सबको पढ़ा दिया, मात्र 2-3 दिन का टॉपिक है, आसानी से इसको पढ़ लेना और आप कम से कम 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यह पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। देखो पाई चार्ट है, यहाँ आप चीज़ एक पहले ही नोट कर लिया करो, क्या यानी कि 100% होती है और 1% बराबर कितना होता है 3.6 डिग्री, बस इतना ध्यान रखना। अब क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। क्या है ये क्वेश्चन अब आसान होने लगते, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कौन सा है, देखो क्रिकेट कितना है 17 है। अब 17% निकालना तो क्या करोगे 17.36 जैसे 17 लिखोगे पहले आप 17 लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 3.6, बस आंसर आपका निकल आएगा। और आंसर निकलेगा कितना, तो इसका आप जब गुणा करोगे तो गुणा के बाद आपका आंसर होगा 61.2, आपका डी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है
अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी के पसंद करने वाले और फुटबॉल वालों के पसंद करने वाले के बीच का अंतर, तो हॉकी और फुटबॉल इनका अंतर निकालोगे तो 28 जाएंगे, 33 में से 5 बचा, तो 700 का 5% निकाल दो, 7 पना 35, आंसर होगा ए वाला। कितना हो जाएगा आंसर? ए आपका आंसर हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात, तो फुटबॉल का जो है उसके बटे में आपका कबड्डी का, दोनों का अनुपात निकाल दो, बस आपको बटे में रखना, कुछ नहीं करना है। परसेंटेज में दिया तो ऐसे ही उठा के एज इट इज़ रख दो, ठीक है। तो 88 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22/28 अर्थात 11/14 आंसर हो जाएगा, 11/14। ध्यान रखना है यहाँ पर किसके किसके साथ पूछा, नहीं तो उल्टा हाल आंसर मिल जाता, 14/11 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 11/14 आएंगे। नेक्स्ट है फुटबॉल से संबंधित केंद्रीय कोण क्या है, तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, फुटबॉल 28 है, 28 में क्या करोगे 3.6 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर जो आपका आएगा यानी कि 100.8 डिग्री, ठीक है, आंसर आपका बी वाला। नेक्स्ट है आपका यदि कुल छात्रों की संख्या इतनी है तो फुटबॉल और कबड्डी कितने छात्र खेलेंगे, तो दोनों को जोड़ देना और इसमें आप क्या करोगे, इसका गुणा करके बटे 100 कर देना, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। आंसर जैसे ही निकलेगा कितना निकलेगा, ये आंसर होगा आपका 725। कितना निकलेगा? 725, ए वाला आंसर होगा। नेक्स्ट टेबल फिर से है, ये देखिए आपके 5 साल के आंकड़े दिए गए हैं ABCD के 5 मेंबरों के, ठीक है। इसमें से आपको देखना 2012 में टाइप C तथा D कारों के कुल उत्पादन का 14 में ए के उत्पादन का और तथा 15 में टाइप E के कुल उत्पादन का अनुपात। देखो अनुपात पूछा गया इनका दोनों का मिला के, और अनुपात आप निकालोगे तो कितना बन जाएगा ये अनुपात? 3:4, ए वाला। नेक्स्ट है 92, यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को वृत्तारेख पाई चार्ट पर दर्शाया जाता है तो 2016 में कारों का उत्पादन। सिंपल है, बी टाइप का सब जोड़ लेना और इसको आप 360 पता होता है कौन होता है, तो उसी में से आपको निकाल के बटे 360 मल्टीप्लाई इतना करके और आंसर आपका निकल आएगा। जैसे ही रखोगे आप क्या करोगे कि आपका 360/320 करोगे ऐसे, इसके बाद में आपका बन जाएगा और गुणा किसका करोगे? 72 का। 72 आपका परसेंटेज दिया गया है तो 81 निकलेगा इसका आंसर। कितना? 81, आंसर रहेगा डी वाला। 92 का आंसर कौन सा है? डी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है और क्या कह रहा है 93 क्वेश्चन, 5 वर्षों के दौरान टाइप ए कारों का औसत उत्पादन 5 वर्षों के दौरान टाइप सी के, सबको दोनों को जोड़ लेना, औसत निकाल लेना है, उत्पादन का कितना प्रतिशत है तो आप कर लेना, उनका परसेंटेज निकाल लेना है और परसेंटेज निकल के आएगा, कितना निकलेगा? 22.4 आएगा, 22.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में टाइप बी और 16 में टाइप डी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन सभी वर्षों में टाइप ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, दोनों को घटा देना, उसमें प्रतिशत कम निकालना है, कम कर देना, तो ये निकलेगा 53 सही, 1/3% कम, ठीक है। आंसर बी वाला होगा, 94 का बी। नेक्स्ट है वर्ष 2013 में सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन था, ठीक है, तो इसमें औसत उत्पादन पूछा गया सभी प्रकार का कितना था, 2013 में सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन था 56.4, कितना था? 56.4, ये वाला रहेगा। नेक्स्ट है आपका फिर एक पैराग्राफ है, देखो ये दिया गया है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ये पूरे आंकड़े दिए गए, गेहूं के आंकड़े हैं, ठीक है, ये कुंटल में दिए गए हैं, यानी कि 3000 लगाना तो 1000 कुंटल हो गया, इसके बाद जोड़ के। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि जो आपकी है वर्ष है तो भंडारण निकालना है तो n+1 हो जाएगा, इसके बाद ये निकालना, और अगर आपको अधिशेष निकालना तो n उत्पादन माइनस बिक्री करना है, ठीक है, बिक्री उसमें से घटा देना, तो सब आपको निकाल सकते हो, अधिशेष निकाल लेना बिक्री में से इसमें से घटा के हैं। अब देखो 96वां क्वेश्चन है, देश ए का वर्ष 2013-14 का कुल अधिशेष क्या है, तो अधिशेष के लिए आपको पता है उत्पादन माइनस बिक्री, सब में उत्पादन में से बिक्री घटाते जाना, वो आपका निकल के आएगा, टोटल में से टोटल घटा देना, कितना बचेगा जी आपका, तो इसमें आपका आंसर निकलेगा 131 कुंटल, बी वाला होगा, 96 का बी। नेक्स्ट है 97, एक देश सी का 4 वर्ष की अवधि के अंत में भंडारण कुंटल में कितना है, तो 4 का आप जोड़ लेना और उसके बाद निकालोगे तो आंसर इसका बनेगा कितना आपका 6826, कितना बनेगा कुंटल में 6826, ये आपका आंसर है 1000 कुंटल। दिए गए 4 वर्षों में देश सी की क्रमशः औसत उत्पादन तो औसत बिक्री में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है, और जो आंसर आ रहा है आपको पता है ये आपका अंतर निकल के आ रहा है माइनस में कितना 252.25, ये आपका आंसर ए होगा 98 का।
नेक्स्ट 99 देश बी तथा देश डी के 4 वर्ष की अवधि के कुल अधिशेष के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो अधिशेष जो आपका है इसमें आपको बताया जा सकता है कि डी का अधिशेष बी के अधिशेष से अधिक है। बिल्कुल सही है, डी का अधिशेष बी के अधिशेष से अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्लास को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग शेयर करोगे तो आपको और भी अच्छा मैटर मिलेगा और सर का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, और सर का मनोबल बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट इसका ज़रूर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, देश बी का वर्ष 2012-13 का कुल अधिशेष क्विंटल में कितना है। तो बी का 12-13 का निकालना है, तो आप 20 का 12-13 का दोनों का आपको निकाल सकते हो, और निकालने के बाद दोनों में घटाओगे जब, तो आंसर जो निकल के आएगा 1057। कितना निकल के आएगा? 1057 बी वाला। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लगभग इसमें से 1000 क्वेश्चन कर लिए होंगे हम लोगों ने, नोट किए होंगे अगर आपने, तो देख लेना 1000 से कम नहीं है, ज़्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी इस सीरीज को, और ये महासंग्राम जब तक जारी रहेगा, जब तक आपका मैं पीईटी ना करा दूँ, इसी प्रकार आप तक एसटी पहुँचती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करना प्लीज़। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू और धन्यवाद।